हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग ये स्टडी करेंगे बोर्स मॉडल में करेक्शन फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास। तो अगर न्यूक्लियर का मास हम फाइनाइट ले लें तो उस केस में जो बोर एटॉमिक मॉडल इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो चेंज हो जाएगा, इसको डिस्कस करेंगे, बेसिकली इसको डिराइव करेंगे हम लोग। फिर आपके पास एनर्जी जो होगा वो कैसे चेंज हो जाएगा। फिर आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट, ये जो वैल्यू होती है ये कैसे चेंज होगी जब आप न्यूक्लियर का मास कंसीडर करोगे, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी तक हमने देखा कि हमारे पास सिंपल जो बोर मॉडल है वो क्या बोलता है कि एटम में सिंपल क्या होगा, एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे, है ना। तो न्यूक्लियस का मास, क्योंकि न्यूक्लियस में अगर हम हाइड्रोजन एटम ले लें तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन, तो ये बेसिकली क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा। तो एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10 टू द पावर -27 kg। तो न्यूक्लियस का मास यही हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए सिंपल आपके पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है स्मॉल एम से, और लेट से न्यूक्लियर का मास हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो जाता है 9.1, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू द पावर -31 kg। तो अगर हम देखें यहाँ ध्यान से तो ये हो गया 10, यानी 10 टू द पावर अप्रॉक्सीमेटली -30 हो गया। तो ऐसा करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल एम अपन कैपिटल एम निकालते हैं, तो 9.1 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा 1.67 10 टू द पावर -27। तो 9.1 है और ये हो गया 1.67। 10 टू द पावर -31 है, 10 -27 ऊपर जाएगा तो +27, यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। और अगर हम इसको 10 मान लें अप्रॉक्सीमेटली तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास है, सॉरी, सो दिस इज 10 टू द पावर -4 होगा ना, -31 है और ये जाएगा तो +27, तो -31 +20, नाउ इट इज करेक्ट। ये हो जाएगा आपके पास, तो अगर इसको आप 10 मान लोगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना हल्का है न्यूक्लियस से, 10 टू द पावर -3, मतलब 1000 गुना कम है। तो अगर, ठीक है, 1000 गुना इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो 1000 गुना बहुत ज़्यादा होता है, यानी 1 टन करीब करीब प्रोटॉन इतना हैवी होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से हम लोग मान के ये चलते हैं कि जो प्रोटॉन है उसका मास इतना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो मोशन नहीं कर रहा है और इलेक्ट्रॉन मोशन में है। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हमें पता है, अगर दो मास ऑब्जेक्ट है, एक कैपिटल एम और लेट से एक स्मॉल एम मास है ना, एक कैपिटल एम ये हो गया न्यूक्लियस का मास और स्मॉल एम इलेक्ट्रॉन का मास। भले ही न्यूक्लियस का मास कितना ही ज़्यादा हैवी हो, ना ही ज़्यादा हैवी हो, ये दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि न्यूक्लियस का मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इधर लाई करेगा, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा, ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियर का मास फाइनाइट लेंगे तो उस केस में जो हमारे पास मोशन होगा वो न्यूक्लियस का भी मोशन होगा और इलेक्ट्रॉन का भी मोशन होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हम न्यूक्लियर का मास फाइनाइट ले लेंगे तो क्या करेक्शन आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है कि सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और सेंटर ऑफ मास ये है, ये पॉइंट जो है ये कॉमन सेंटर ऑफ मास है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, ठीक है। न्यूक्लियस का वेट कितना है, +m, और इलेक्ट्रॉन का वेट है स्मॉल m, ओके। तो अब इलेक्ट्रॉन भी कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे मोशन करेगा और न्यूक्लियस भी कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे मोशन करेगा, ओके, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो है मास इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन x डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास से। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x हो गया, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी कितनी होती है, ये होती है स्मॉल r, है ना। अभी तक हम लोग रेडियस जो लेके चल रहे थे,
वही रेडियस होगी, मास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो स्मॉल आर। तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक अभी तक हम लोग लेके चल रहे थे कि मान लो ये आपके पास सेंटर हो गया, सेंटर से रेडियस कितना है सर्कुलर ऑर्बिट का r, और इसी सेंटर पे आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी है r। यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x हो गई, तो आपको पता है यहाँ सेंटर ऑफ मास से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास से x लेके चले ना, कन्वेंशन बस मेंटेन रखना है। तो इसको बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास हो गया, 1 सेकेंड, सपोज यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और यहीं कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका रेडियस कितना होता है r। मतलब न्यूक्लियस से लेकर के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन हो गया स्मॉल m और ये कैपिटल M न्यूक्लियस हो गया, r है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x, तो यहाँ से यहाँ तक r माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा r माइनस एक्स, ना, सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक। तो अब हमें एक सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम के ऊपर नहीं लग रहा है, तो सिस्टम के जो मास है उनका मोमेंट, सिस्टम के जो मास है उनका मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी सेम या विल बी कंजर्व। ठीक है, तो इसका मतलब m इंटू एक्स, मोमेंट ऑफ मास मतलब मोमेंट मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, यहाँ से ये बराबर m इंटू आर माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। मोमेंट ऑफ मासेज अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी सेम, मोमेंट ऑफ मासेज अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी सेम। ठीक है, ये होता है, ये सेंटर ऑफ मास में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर आपके पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट निकालोगे और टोटल एक्सटर्नल फोर्स इस पे जीरो है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उस केस में ये कंडीशन होल्ड करती है। ठीक है, हालांकि इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट ठीक है। तो एम एक्स इंटू, तो एक्स से यहाँ से अगर हम निकालें तो हो जाएगा एम एक्स, ये हो जाएगा एम आर माइनस एम एक्स, और एक्स वाले को एक साइड ले लेंगे तो स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू एक्स कैपिटल एम इंटू आर हो जाएगा, और एक्स निकाल लेंगे तो आ जाएगा एम अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स, सॉरी आर, है ना, आर है, और ये पूरा टर्म इधर डिवाइड हो गया। ओके, तो एक्स आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की दूरी सेंटर ऑफ मास से कितनी आ गई, एक्स बराबर एम आर अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, तो अगर ये पता चल गया तो हम ये भी निकाल सकते हैं, आर माइनस एक्स कितना होगा, आर हो गया, एक्स की वैल्यू ये है, सब्सटीट्यूट करेंगे, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, यहाँ एम आर है, एलसीएम हो जाएगा इसका इन दोनों का, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, यहाँ आर, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हो जाएगा माइनस एम आर। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व कर लें तो आर माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा एम आर कैपिटल एम आर, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा स्मॉल एम आर अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो हमारे पास ये आ गया आर माइनस एक्स, मतलब न्यूक्लियस की दूरी सेंटर ऑफ मास से कितनी हो गई, इतनी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की दूरी सेंटर ऑफ मास से कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाला क्यों, क्योंकि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम हमें पता होना चाहिए, ये होता है आर क्रॉस पी, है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड आर क्रॉस पी, यह हो जाएगा आर क्रॉस पी, क्या होता है लीनियर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा एम बी। ठीक है, अभी आर ये वाला आर नहीं है, ये दूसरा आर है, बेसिकली जिस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पार्टिकल की, है ना, आर। ठीक है, आर क्रॉस, और ये हो गया एम, और v को हम लोग लिख सकते हैं v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, आर क्रॉस एम, आर क्रॉस एम ओमेगा क्रॉस आर। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपल आर एम
ओमेगा आर, यानी सो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का एक बेसिक डिफिनीशन क्या है कि जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उस एक्सिस से डिस्टेंस, मास एम का और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस सिस्टम के लिए निकालें एंगुलर मोमेंटम तो ये हो जाएगा स्मॉल एम, मास, सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है एक्स, एम एक्स स्क्वायर ओमेगा, प्लस और ये है आपके पास कैपिटल एम, सेंटर ऑफ मास से दूरी है आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर माइनस एक्स है तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है ना, क्योंकि एम आर स्क्वायर ओमेगा होता है तो एम क्या है मास, मास हो गया तो इस मास का निकालेंगे, इस मास की वैल्यू, इस मास की डिस्टेंस का स्क्वायर तो एम एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा। फिर इसका निकालेंगे तो कैपिटल एम, मास की दूरी सी से आर माइनस एक्स इंटू ओमेगा, इतना हो गया। तो अभी एक्स की वैल्यू रख देंगे और आर माइनस एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा एल बराबर स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू आर का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस कैपिटल एम, एक्स ये है, हाँ सही है, और ये हो गया आर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम आर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर, और ये आर माइनस एक्स की वैल्यू होगी इंटू ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको अब हमें डिलीट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल एम, ये हो गया कैपिटल एम स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। देखो कुछ टर्म इसमें से कॉमन आ रहे हैं, तो कौन कौन से टर्म कॉमन आएंगे सब डिलीट कर लेते हैं, इन सब की ज़रूरत अब हमें नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास L बराबर स्मॉल एम, अब देखो इसमें स्मॉल एम है, यहाँ पे भी स्मॉल एम है, कैपिटल एम, यहाँ पे भी कैपिटल एम है, ये भी आ गया, आर स्क्वायर भी है और ओमेगा भी है, स्मॉल एम कैपिटल एम का होल स्क्वायर भी, पूरा टर्म आ गया। तो स्मॉल एम है, केवल कैपिटल एम यहाँ बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल स्मॉल एम। ठीक है, इस वाले टर्म में तो ये तो सेम ही हो गया, कैपिटल एम स्मॉल एम, तो ये पावर कैंसिल, तो इसका मतलब ये आ गया एल बराबर स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। तो ये जो वैल्यू होती है स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं म्यू से, तो म्यू आर स्क्वायर ओमेगा, इतनी वैल्यू आ गई म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। अब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो L बराबर हमारे पास कितना आ गया, म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, जहाँ पे म्यू जो है वो क्या है, स्मॉल एम कैपिटल एम अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, इस क्वांटिटी को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। ठीक, तो अगर अब हम निकालना चाहें कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैसे चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्या, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो कि बोलता है ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा NH अपॉन 2 पाई, है ना, केवल उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई है। ठीक, तो L बराबर क्या होता था, सिंगल अभी तक हम लेके चले थे MVR, है ना, सिंगल अगर ये न्यूक्लियस आपका रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो केवल इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाता था, एंगुलर मोमेंटम हो जाता था, देखो, मास इंटू डिस्टेंस, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है इंटू ओमेगा, ये हो जाता है मास, इसका रेडियस यहाँ से होता था आर, सो एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया बराबर NH अपॉन 2 पाई। ये कब है, जब न्यूक्लियस रेस्ट पे है और इलेक्ट्रॉन मोशन में। अगर न्यूक्लियस भी मोशन में है और इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है तो उस केस में ये नहीं आएगा वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है ये वाली लागू होगी, म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, सो ये वैल्यू म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला
कि जो हमने एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला यूज़ किया था पहले, एनर्जी निकाला इलेक्ट्रॉन का एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें की, तो वहाँ पे जो भी फार्मूला था उसमें हम इलेक्ट्रॉन की मास के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास की जगह पे हमें यूज़ करना पड़ेगा रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो करेक्शन ड्यू टू फाइनाइट मास, अगर आप ये फाइनाइट मास की वजह से ही न्यूक्लियस भी मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मोशन कर रहा है, तो अगर करेक्शन ड्यू टू फाइनाइट मास की हम बात करें तो जहां एनर्जी की अगर बात हो, एनर्जी का फार्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम का हम लोगों ने निकाल लिया कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास म्यू आ जाता है फाइनाइट मास की वजह से, तो एनर्जी हमारे पास होता है, अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं ना, सारा एम एक्स स्क्वायर ओमेगा एम आर स्क्वायर, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किए अबाउट सेंटर ऑफ मास म्यू आर स्क्वायर ओमेगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन है, और एल हमने कितना कैलकुलेट किया, म्यू आर स्क्वायर ओमेगा, सो म्यू आर स्क्वायर ओमेगा या म्यू वी आर एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिप्लेस एम बाई म्यू, क्योंकि हमारे पास अगर हम फाइनाइट मास लेंगे न्यूक्लियस का तो न्यूक्लियस को भी मोशन में मानना पड़ेगा, ठीक है। सो म्यू इन एनर्जी फार्मूला, तो एनर्जी फार्मूला क्या होता था, माइनस एम जेड स्क्वायर ई 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n², ठीक। ये एनर्जी फार्मूला था किस केस में, जब हम लोग मानते थे कि न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट है, मतलब वो मोशन नहीं कर रहा है। जैसे ही हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस का मास फाइनाइट है तो इसका मतलब न्यूक्लियस भी मोशन करेगा, इलेक्ट्रॉन भी मोशन करेगा अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये आ गया ईएन, तो इसका मतलब करेक्शन ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, जहां जहां इलेक्ट्रॉन का मास है वहां क्या आ जाएगा, म्यू हो जाएगा। द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स computed on the basis of above energy equations are slightly larger than those corresponding to infinitely heavy nucleus। सबसे पहले एनर्जी की बात करें, हाँ, तो म्यू क्या है हमारे पास, म्यू है ये स्मॉल एम कैपिटल एम अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है। अगर कैपिटल एम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ गया तो यहाँ बचेगा स्मॉल एम, और यहाँ जब डिवाइड होगा तो एक बार इसमें डिवाइड हो जाएगा, एक बार इसमें डिवाइड होगा, तो जब इसमें कैपिटल एम डिवाइड होगा 1 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा स्मॉल एम अपान कैपिटल एम, तो ये आ गया रिड्यूस मास, ठीक है, मॉडिफाइड। और क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस का मास है वो बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन के मास में हम डिवाइड करें न्यूक्लियस के मास से, लेकिन फिर भी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ये क्वांटिटी जो है एक में ऐड हो रही है, तो जब एक में ऐड होगी तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो एक से बड़ी होगी, तो किसी भी क्वांटिटी में अगर हम एक से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, इसका मतलब रिड्यूस्ड मास इज लेस देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस्ड मास इज लेस देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ये मास इलेक्ट्रॉन के मास से कम है, तो अगर आप इनफाइनाइट एनर्जी की बात करो, इनफाइनाइट मास की बात करोगे, तो इनफाइनाइट के टर्म में लेट्स से इनफाइनाइट हम यहाँ डाल दे रहे हैं, डिनोट कर रहा है कि न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट है, तो उस केस में एनर्जी कितनी होती थी, 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n², ये होता था, ठीक है। तो अब हमारे पास म्यू जो है वो छोटा है, तो जब म्यू छोटा है तो होगा क्या, जब म्यू छोटा है तो क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से छोटी होगी, तो मतलब ये एनर्जी ज़्यादा होगा, ये एनर्जी क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो इस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस एनर्जी जो आपका न्यूक्लियस इनफाइनाइट मास का है, ठीक है। तो जब एनर्जी ये वाली ज़्यादा है तो वही चीज़, द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रम कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेव एनर्जी आर स्लाइटली लार्जर देन दोज करस्पॉन्डिंग टू इन्फिनिटली हैवी मास, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आएगी ये एनर्जी ज़्यादा होगी, ये एनर्जी कम होगी, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट ड्यू टू फाइनाइट न्यूक्लियर मास। तो सबसे पहले रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है m e⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h³ हमने पढ़ा कि अगर फाइनाइट मास न्यूक्लियस का लेंगे तो जहां इलेक्ट्रॉन का मास है जो कि हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, वहां पे हम रख देंगे रिड्यूस्ड मास, ठीक है, बाकी और कहीं पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो μe⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h³ ये हो ये हो गया आपका आर एम बराबर, मतलब आर इनफाइनाइट क्या रिप्रेजेंट करेगा,
जब न्यूक्लियस का मास हम मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इनफाइनाइट है, और ये Rm कब है, जब हम मान रहे हैं कि न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में फाइनाइट है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दोनों मोशन करेंगे, इस केस में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो Rm आपके पास आ गया म्यू E4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब c। तो अगर हम Rm को R इनफाइनाइट के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले म्यू की वैल्यू रखते हैं। तो म्यू हमारे पास होता है रिड्यूस्ड मास, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूक्लियस का मास, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस का मास। तो m से अगर डिवाइड कर देंगे कैपिटल M से, तो यहाँ बचेगा हमारे पास स्मॉल m, और यहाँ आ जाएगा, पहले इसमें कैपिटल M से डिवीजन होगा, फिर इसमें डिवीजन होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा स्मॉल m प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो म्यू बराबर हमारे पास इतना आ गया है ना। तो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रख दें, म्यू की वैल्यू, तो जैसे ही म्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल m अपॉन 1 प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये वाली क्वांटिटी तो यही रहेगी। ठीक है, तो ये स्मॉल m इसके साथ मिल करके R इनफाइनाइट दे देगा, क्योंकि R इनफाइनाइट क्या होता है, Me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब c। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी R इनफाइनाइट की, और ये हो गया आपके पास 1 प्लस स्मॉल m अपान कैपिटल M। तो इसका मतलब जब फाइनाइट मास लोगे न्यूक्लियस का, तो रिडबर्ग कांस्टेंट जो होगा वो हो जाएगा R इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट न्यूक्लियस मास कंपेरेबल टू इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रॉन्स मास, और ये हो जाएगा 1 प्लस इलेक्ट्रॉन का मास प्लस न्यूक्लियस का मास। तो अगर आप आपके पास R इन्फिनिटी कितना होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट व्हेन न्यूक्लियस इज assumed to be infinite mass as compared to electron mass। तो R infinite है 1.09737 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में निकालना बहुत आसान है, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्योंकि कैपिटल M जो है न्यूक्लियस का मास है, तो ये इलेक्ट्रॉन के मास से बड़ा है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब ये स्मॉल m अपान कैपिटल M जो होगा वो एक से छोटा होगा। स्मॉल m अपान कैपिटल M क्या होगा, एक से छोटा होगा, बट फिर भी कितना ही छोटा क्यों ना हो, कि ये एक में ऐड हो रहा है। तो मान लो ये 0.1 है, तो ये हो जाएगा 1.1। तो R इनफाइनाइट में अगर आप 1.1 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू R इनफाइनाइट से कम होगी। करेक्ट? ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस होता तो अलग बात थी, बट ये प्लस है, तो प्लस में अगर कोई भी चीज़ ऐड करोगे और फिर डिवाइड करोगे, तो सबसे पहले तो ये क्वांटिटी एक से बड़ी हो जाएगी, और एक से जैसे ही बड़ी हुई डिवाइड करोगे तो R इनफाइनाइट बड़ा होगा RM से। तो ये RM जो है, क्योंकि ये क्वांटिटी से डिवीजन हो रहा है, ये छोटा होगा R इन्फिनिटी से। ठीक है, तो RM जो होगा इज लेस देन R इन्फिनिटी। फॉर मोस्ट एक्सट्रीम केस ऑफ हाइड्रोजन, हमारे पास स्मॉल m, और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो स्मॉल m अपान कैपिटल M 1 अपान 1836। तो हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें, सिंपल हम H1 की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का मास अगर निकालेंगे तो ये आएगा 1836। ठीक है, इतना ज़्यादा आएगा। तो इस केस में जैसे ही हम रखेंगे एक सिंपल हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमारे पास ये जो वेरिएशन आएगा RM की वैल्यू आ जाएगा, R इनफाइनाइट पता है, यहाँ 1 अपान 1836 रख करके डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू आ जाएगी 109677, और R इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है, 1097। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन 1096, और ये आ रहा है 1097 सेंटीमीटर इनवर्स। तो द लार्जेस्ट चेंज किस में होगा, हाइड्रोजन में होगा और ड्यूटेरियम में होगा। और द वेरिएशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट डिस्कवर्स द ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम की जो खोज हुई थी वो किस हिसाब से हुई थी, यही रिडबर्ग कांस्टेंट के वेरिएशन को देख करके। तो अगर हम प्लॉट करें, तो सपोज इधर आपके पास मास नंबर है, ठीक है, H1 H2 4 8 है ना, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है ना, या हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसे, और ये हीलियम है, ये ऑक्सीजन है, और इधर हो गया 109680, फिर इसके बाद है 109700, 109720, 109740। हमें पता है कि 109737 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, R इनफाइनाइट की वैल्यू। तो जो भी वैल्यू होगी वो सब इसी पे जाएगी, कन्वर्ज करेगी, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एटॉमिक नंबर लेते जाओगे, जितनी ज़्यादा एटॉमिक नंबर आप लोगे न्यूक्लियस का वेट बढ़ता जाएगा।
जेड ई हो जाएगा, है ना, तो न्यूक्लियस के वेट बढ़ता जाएगा, जेड आपका बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब एम गोज टू इन्फिनिटी पे ये जीरो हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा एम का मान हो जाएगा तो ये वैल्यू एकदम निगलिजिबल 0.00001 हो सकता है। तो आर एम कितने के बराबर आ जाएगा, आर इन्फिनिटी। तो जैसे ही मास नंबर या न्यूक्लियस का मास बढ़ेगा, वैसे ही आपका ये जो ग्रीन कर्व जो कि आपको दिखा रहा है आर एम की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, आर एम की, है ना। आर एम की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए, ड्यूटेरियम के लिए, हीलियम के लिए, ऑक्सीजन के लिए, इसके बाद ये क्या होता है, ये टच करने लगता है आर इनफाइनाइट की वैल्यू, क्योंकि आर इनफाइनाइट की वैल्यू कांस्टेंट है, आर एम की ही वैल्यू इंक्रीज करेगी और एक पॉइंट पे जाकर के कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, आर एच आपके पास है आर इन्फिनिटी 1 + स्मॉल एम इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन का मास, तो 1/1836। ठीक है, इतना हो गया। अगर हम ड्यूटेरियम के लिए कैलकुलेट करें तो आर इनफाइनाइट 1 + स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम डी, और ये है 1097 आर इनफाइनाइट। और ड्यूटेरियम में क्या होंगे 1H2, ड्यूटेरियम क्या होता है 1H2। तो इसका मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस में टोटल एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन होंगे, तो ये हो जाएगा 2m के बराबर मास, है ना, या 2 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। तो इसका मतलब है, तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा। ठीक, तो इस केस में मास हो जाएगा स्मॉल एम अपान न्यूक्लियस का मास कैपिटल एम, तो ये हो जाएगा 1/1836। लेकिन इस केस में अगर हम निकालेंगे स्मॉल एम अपान कैपिटल एम एम डी, तो ये हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पे 2m है, तो ये हो जाएगा 2p, और लेट से 2 इलेक्ट्रॉन का मास है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस अपान प्रोटॉन होता है 1/1836। तो इसलिए यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 1/2 × 1836, क्योंकि ये ड्यूटेरियम है, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास दोनों ऐड हुआ है। सॉल्व कर लेंगे 109707। तो हाइड्रोजन का जो रिडबर्ग कांस्टेंट है फाइनाइट न्यूक्लियस मास 109678, लेकिन ड्यूटेरियम का जो है वो 109707 है। जितना जितना ये मास बढ़ता जाएगा, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उतना ही आपकी वैल्यू जो होगी वो आर इनफाइनाइट के बराबर आने लगेगी।